So today we will discuss about the chapter 2 of accountancy, which is theory base of accounting. So हम सबसे पहले पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल, क्योंकि सबसे पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कि प्रिंसिपल का मीनिंग क्या है। अब प्रिंसिपल का मीनिंग क्या है? प्रिंसिपल मीन्स द फंडामेंटल ट्रूथ इम्प्लाइंग यूनिफॉर्मिटी ऑफ एक्सेप्टेंस एवरीवेयर। पर प्रिंसिपल मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल मतलब एक स्पेसिफाइड रूल्स होता है, एक प्रोसीजर होता है जो हम लोग फॉलो करते हैं। मतलब प्रिंसिपल हमेशा सही होता है, मतलब हम लोग को डायरेक्शन देता है कि हम लोग को एक चीज़ कैसे करना चाहिए, ये चीज़ करने का सही तरीका क्या है। तो प्रिंसिपल का मीनिंग यही हुआ। प्रिंसिपल मीन्स द फंडामेंटल ट्रूथ, मतलब ट्रूथ है वो एक्सेप्टेड है, इम्प्लाई यूनिफॉर्मिटी ऑफ एक्सेप्टेंस एवरीवेयर। यूनिफॉर्मिटी ऑफ एक्सेप्टेंस एवरीवेयर मतलब कि ये प्रिंसिपल जो है वो हर जगह अप्लाई होगा। उसका प्रिंसिपल यूनिफॉर्मिटी है, मतलब इस जगह में ये इस एरिया में ये ऐसे अप्लाई होगा, दूसरा एरिया में अलग तरीके से अप्लाई होगा, ऐसा नहीं है। इसका एक्सेप्टेंस यूनिफॉर्मिटी है और ये कहीं भी हम लोग कर ले तो अप्लाई, इसका रूल्स एंड रेगुलेशन सेम ही होगा और करने का तरीका एक ही होगा। तो हम लोग मेन टॉपिक है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होता है? आर दोज रूल्स ऑफ कंडक्ट और प्रोसीजर विच आर एडॉप्टेड बाय द अकाउंटेंट्स यूनिवर्सली फॉर रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ फाइनेंशियल डाटा। इट ब्रिंग्स आउट यूनिफॉर्मिटी इन द प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। मतलब अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होता है? वो सेट ऑफ रूल्स ऑफ कंडक्ट है जो कि अकाउंटेंट्स फॉलो करते हैं अपने डेली लाइफ में टू रिकॉर्ड दी ट्रांजेक्शन। मतलब अकाउंटिंग प्रिंसिपल गाइड करता है अकाउंटेंट्स को कि हम लोग को अकाउंटिंग कैसे रिकॉर्ड करना है, हम लोग को जर्नल एंट्री कैसे करना है, हम लोग को लेजर करने का तरीका, हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो वो हम लोग को अकाउंटिंग प्रिंसिपल बेस प्रोवाइड करता है और हम लोग को बताता है कि हम लोग को अकाउंटिंग कैसे करना चाहिए। तो इट ब्रिंग्स आउट यूनिफॉर्मिटी इन द प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, क्योंकि अकाउंटिंग प्रिंसिपल यूनिफॉर्मिटी लाता है अकाउंटिंग प्रोसेस में, क्योंकि वो एक सेट ऑफ रूल्स सेट कर देता है कि हम लोग को अकाउंटिंग ऐसे ही करना है। वो तरीका बता देता है हम लोग को कि हम ऐसे सिचुएशन में ऐसे अकाउंटिंग करना है। तो इससे अकाउंटेंट्स को हेल्प मिलता है कि वो अपने वेरियस जो वर्क है वो कैसे करे, वो सही तरीके से हो। क्योंकि अगर हम लोग को कोई सेट ऑफ रूल्स बता दिया, सही तरीका बता दिया, हम लोग उसको फॉलो करेंगे तो हम लोग का अकाउंटिंग उतना ही स्मूथ होगा। अभी हम डिस्कस करेंगे जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में, मतलब गैप का फुल फॉर्म जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो ये होता क्या है? It is a guide to the accounting profession in the choice of accounting techniques for the purpose of recording, preparing and presenting the financial statement। मतलब गैप होता क्या है? गैप मतलब जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, नाम से पता चलता है जनरली एक्सेप्टेड। मतलब ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो जनरली ऑल ओवर मतलब एक्सेप्टेड है कि वो गाइड करता है अकाउंटेंट्स को इन द अकाउंटिंग प्रोफेशन इन द चॉइस ऑफ अकाउंटिंग टेक्निक्स, कि कौन सा अकाउंटिंग टेक्निक कहाँ यूज करना है। खाली एक अकाउंटिंग टेक्निक नहीं होता है, अकाउंटेंसी में हम लोग बहुत सारे अकाउंटिंग टेक्निक पढ़ते हैं जो कि हम लोग अभी लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। तो वो एक अकाउंटिंग टेक्निक तो हर जगह इस्तेमाल नहीं हो सकता ना। मतलब कोई एक अकाउंटिंग करने हम लोग जब जाते हैं तो मतलब ऐसा नहीं कि यही अकाउंटिंग टेक्निक हम लोग हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। कोई स्पेसिफाइड एरिया, कोई स्पेशलाइज्ड एरिया में अलग टेक्निक अप्लाई होता है, तो हम लोग को वही करना पड़ता है। तो यही जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स गाइड करता है अकाउंटिंग प्रोफेशन को कि कौन सा अकाउंटिंग टेक्निक हम लोग चूज करें ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने में, मतलब जर्नल एंट्री करने में, प्रिपेयरिंग मतलब लेजर किया, ट्रायल बैलेंस बनाया, एंड प्रेजेंटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो यूजर्स लोग को हेल्प करते हैं डिसीजन मेकिंग में, वो हम लोग को कैसे प्रेजेंट करना है हम लोग को सिस्टमेटिक तरीके से, कि मतलब हम लोग को अकाउंटिंग कैसे करना है, उसका सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस बताते हैं कि हम लोग को अकाउंटिंग असल में करना कैसे चाहिए और क्या क्या रूल्स एंड प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए। अभी हम डिस्कस करेंगे फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का फीचर्स क्या होता है? नंबर 1, दे आर मेड एंड डेवलप्ड बाय मैन। मतलब अकाउंटिंग प्रिंसिपल को कौन बनाता है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल को मैन बनाते हैं। मैन असल में कौन है? अकाउंटेंट्स। मतलब अकाउंटेंट्स लोग अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बनाते हैं कि उन लोग बहुत हाई लेवल का जो अकाउंटेंट्स रहते हैं, जो बहुत नॉलेजेबल इंसान है, उन लोग सब मिलके अकाउंटिंग प्रिंसिपल बनाते हैं जो कि अकाउंटेंट्स लोगों को, छोटे मोटे अकाउंटेंट्स या कोई भी अकाउंटेंट्स को हेल्प करता है ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने में, उसको प्रिपेयर करने में और उसको प्रेजेंट करने में।
नंबर 2 है एक्सेप्टेंस डिपेंड्स ऑन रेलेवेंस, ऑब्जेक्टिविटी एंड फिजिबिलिटी। अकाउंटिंग प्रिंसिपल का एक्सेप्टेंस कैसे डिपेंड करता है कि वो सब अकाउंटेंट्स लोग मान ले कि हाँ यही प्रिंसिपल हम लोगों को फॉलो करना है अकाउंटिंग करते वक्त, इससे हम लोग का अकाउंटिंग परफेक्ट होगा। तो नंबर 1 रेलेवेंस होना पड़ेगा। रेलेवेंस मतलब जो भी इंफॉर्मेशन होगा वो यूजफुल होना पड़ेगा यूजर्स के लिए। आप कोई काम कर रहे हो लेकिन वो उसका यूजर्स को बेनिफिशियल नहीं हो रहा, मतलब जिस पार्टी को इंफॉर्मेशन चाहिए, जिस पार्टी को जैसे बैंकर्स लोग को उनका ये चाहिए कि वो डेप्ट कितना जल्दी पे कर सकते हैं, कि उन लोग अपना लोन कितना जल्दी पे कर सकते हैं, सबको अलग अलग चीज़ चाहिए होता है। तो आप अकाउंटिंग प्रिंसिपल ऐसा होना पड़ेगा कि वो यूजफुल हो, कि वो अप्लाई करने के बाद यूजर्स को यूजफुल हो डिसीजन मेकिंग पर्पज। फिर ऑब्जेक्टिविटी मतलब हो गया कि जो भी हम लोग प्रिंसिपल अप्लाई करें वो रिलायबल हो। क्या हम लोग कुछ भी चीज़ अप्लाई करें लेकिन वो रिलायबल ही नहीं है तो हम लोग दूसरे को गारंटी नहीं दे सकते कि हाँ जो ये प्रिंसिपल फॉलो करेगा तो कि आपका अकाउंटिंग स्मूथ होगा। उसके लिए आपका रिलायबिलिटी होना पड़ेगा। और नंबर 3 है फिजिबिलिटी मतलब कि आपका मतलब जितना कम से कम पैसा में अच्छे से काम हो जाए, ज़्यादा मतलब आपका प्रॉब्लम ना हो, इकोनॉमिकल हो। मतलब एक्सेप्टेंस डिपेंड तभी अकाउंटिंग प्रिंसिपल का डिपेंड करता है। रेलेवेंस होना पड़ेगा मतलब यूजफुल होना पड़ेगा इंफॉर्मेशन। ऑब्जेक्टिविटी मतलब रिलायबल होना पड़ेगा। फिजिबिलिटी मतलब कम पैसे में या इकोनॉमिकल होना पड़ेगा और कम पैसे में अच्छे से काम हो सके ऐसा होना पड़ेगा और ज़्यादा खर्च ना लगे वो टेक्निक को अप्लाई करने में। नंबर 3 है कैन नॉट बी वैलिडेटेड और प्रूव्ड बाय रेफरेंस टू नेचुरल लॉ। मतलब कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल ना नेचुरल लॉ मतलब जो नेचुरल साइंस होता है, जो साइंस में हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि हाँ ये प्रिंसिपल अप्लाई करने से ये रिजल्ट मिलता है। लेकिन अकाउंटिंग में ऐसा नहीं है कि मतलब ये नेचुरल नहीं है कि मतलब कि ये प्रिंसिपल अप्लाई करने से मतलब ये पूरा मतलब सही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब लेकिन ये बेस्ट सॉल्यूशन है। मतलब अकाउंटेंट्स को बेस्ट मतलब सॉल्यूशन देने की कोशिश करता है कि हम लोग को अकाउंटिंग कैसे करना चाहिए, हम लोग को गाइड करता है। लेकिन ये साइंस की तरह नेचुरल लॉ का तरह नहीं है कि जैसे कि हम लोग ये अप्लाई करेंगे तो ये सही होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन तब भी अकाउंटेंट्स लोग ने ये बनाया है और उन्होंने कहा है कि यही बेस्ट सॉल्यूशन है जिससे अकाउंटिंग हो सकता है। नंबर 4 है कॉमन यूजेस टू इंश्योर यूनिफॉर्मिटी एंड अंडरस्टैंडेबिलिटी। अकाउंटिंग प्रिंसिपल इसलिए बनाया जाता है कि मतलब यूनिफॉर्मिटी हो और अंडरस्टैंडेबिलिटी हो। यूनिफॉर्मिटी मतलब एक सेट ऑफ रूल्स आपको बता दिया कि आप लोगों को ऐसे अकाउंटिंग करना है। अगर वही सेट ऑफ रूल्स अगर सब अकाउंटेंट्स जो अकाउंटिंग प्रोफेशन में सब फॉलो करें तो उससे यूनिफॉर्मिटी होगा। आप अकाउंटिंग कर रहे हैं, आपका भी तरीका सेम होगा, मेरा करने का तरीका भी सेम होगा। तो इससे क्या होता है कि यूनिफॉर्मिटी रहता है और बायसनेस नहीं आता। मतलब कि आपने कुछ अलग टेक्निक, अपने मन चाहा कोई टेक्निक यूज कर दिया तो आपका रिजल्ट वेरी करेगा। इसलिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल इसलिए गैप ने क्या कर दिया कि एक सेट कर दिया रूल्स एंड रेगुलेशन कि आप यही फॉलो करिए, सब अकाउंटेंट्स को बता दिया, जिससे कि अकाउंटिंग स्मूथ होता है, यूनिफॉर्मिटी होता है और समझने भी आता है, इजी तरीके में समझने भी आता है। नंबर 5 है प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। मतलब दैट इज नॉट इन फिनिश्ड फॉर्म। मतलब अकाउंटिंग प्रिंसिपल ना डे बाय डे डेवलप हो रहे हैं। मतलब ये नहीं कि ये पूरा एग्जैक्ट है कि अभी अकाउंटिंग प्रिंसिपल ये बन गया तो अभी यही प्रिंसिपल रहेगा बहुत साल, ऐसा नहीं है। ये प्रिंसिपल चेंजेस होता रहता है, करंट सिचुएशन को देख के, एनवायरनमेंट को देख के ये इवोल्यूट होता रहता है। कि मतलब आज जैसे अभी नहीं, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़ा लेक डाउन है ये पार्ट में, तो उसको हम लोग मोडिफाई करके और थोड़ा अच्छे से अकाउंटिंग को और स्मूथ बनाने के लिए हम लोग उसमें कुछ चेंजेस लाते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल में। तो वो इवोल्यूट होता रहता है, नॉट इन फिनिश्ड फॉर्म बट वो चेंजेस आता रहता है। लास्ट है नॉट रिजिड मतलब हो गया कि मतलब वही ये नंबर 5 और नंबर 6 लगभग एक जैसा ही हो गया। नॉट रिजिड मतलब कुछ मतलब स्ट्रिक्ट नहीं है कि मतलब यही तरीका है। मतलब कि जैसे कि आपका डेविएशन हो सकता है, मतलब पूरा एग्जैक्ट सेम नहीं कि मतलब आपको इसी तरीके से करना है। मतलब ये चेंजेस आता रहता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल में रेगुलरली, वो हमेशा अमेंडमेंट्स आता रहता है, कुछ ना कुछ चेंजेस होता रहता है। नॉट ये रिजिड नहीं है, मतलब इसमें कुछ ना कुछ इसमें आपका चेंजेस आता रहता है। अभी हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अभी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का इंपॉर्टेंस क्या होता है? नंबर 1 है यूनिफॉर्मिटी ऑफ अकाउंटिंग। मतलब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स अकाउंटिंग करते वक्त यूनिफॉर्मिटी लाता है, क्योंकि अकाउंटिंग प्रिंसिपल तो एक सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन उन्होंने एस्टेब्लिश कर दिया कि हम लोगों को अकाउंटिंग ऐसे ही करना है। तो सब जन अगर वही रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करेगा तो उससे अकाउंटिंग का वर्क में यूनिफॉर्मिटी आएगा और अकाउंटिंग प्रोफेशंस लोगों को हेल्पफुल होगा। क्योंकि अगर सब जन एक ही सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करेंगे तो उससे अकाउंटिंग स्मूथ होगा और मोर करेक्ट वे में होगा। नंबर 2
कॉम्पेरेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, मतलब अगर हम लोग अकाउंटिंग प्रिंसिपल को कंसिस्टेंटली फॉलो करें तो उससे हम लोग उसको हम लोग कंपेरिजन के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि ये इस ईयर में हम लोग अगर अकाउंटिंग प्रिंसिपल करते हैं, ये फॉलो करते हैं तो हमारा रिजल्ट ये हुआ। हम लोग सेकेंड ईयर में भी अगर सेम ही चीज़ फॉलो करें तो हम लोग कंपेरिजन कर सकते हैं कि इस साल में हम लोग का इतना फ़ायदा हुआ, ये करने के बाद नेक्स्ट ईयर में हम लोग का ये फ़ायदा हुआ। तो इससे हम लोग कंपेरिजन कर सकते हैं कि सब्सिक्वेंट ईयर में कि कौन सा ईयर में हम लोग का कौन सा गलती हुआ और कौन से ईयर में हम लोग ने करेक्ट वे में किया। तो हम लोग अगर सेम अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो करते हैं तो वो बेस बन जाता है कंपेरिजन करते हुए। नंबर थर्ड है रिलायबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, मतलब अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो रहता है वो आपको सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस बता देता है कि हम लोगों को ऐसे अकाउंटिंग करना है। तो उससे क्या होता है, वो एक रिलायबल सोर्स रहता है, क्योंकि वो तो बहुत मतलब जानकार लोग ने बनाया है अकाउंटिंग हम लोग को ऐसे करना चाहिए। तो हम लोग अगर वही चीज़ फॉलो करते हैं तो उससे हम लोग को पता चलता है कि ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल रिलायबल होगा, क्योंकि बहुत बड़े बड़े नॉलेजेबल पर्सन्स लोग ने चेयर में बैठ के ये सब बनाया है। तो उससे हम लोग के जो हम लोग को अकाउंटिंग करते वक्त हम लोग का अकाउंटिंग ज़्यादा स्मूथ और परफेक्ट होता है, क्योंकि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रिलायबल, क्योंकि अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो होता है वो रिलायबल होता है। और अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मतलब जो भी डाटा हुआ, जैसे प्रॉफिट कितना हुआ, हम लोग का एसेट का पोजीशन कितना है, लायबिलिटी का पोजीशन क्या है, तो हेल्पफुल होता है। नंबर फोर्थ है न्यूट्रलिटी इन अकाउंट, मतलब अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो होता है वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को न्यूट्रल करता है। न्यूट्रल मतलब जैसे बहुत सारे यूजर्स होते हैं अकाउंटिंग का, जैसे कि बैंकर्स लोगों को भी जानना है कि आपका अकाउंटिंग कैसे हो रहा है, क्रेडिटर्स लोगों को जानना है, एम्प्लॉइज लोगों को जानना है, ऑनर्स लोगों को जानना है। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या करता है, न्यूट्रलिटी लाता है अकाउंट्स में। न्यूट्रलिटी मतलब वो किसी पे बायस नहीं होता, जैसे वो बैंकर को ज़्यादा फेवर कर रहा है, क्रेडिटर को ज़्यादा फेवर नहीं कर रहा है, ऐसे नहीं। वो सबके लिए इक्वल है, सबको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जिसको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो वहाँ से ले सकता है। लास्ट है गाइडलाइंस टू अकाउंटेंट्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल एक गाइड के तौर पर काम आता है अकाउंटेंट्स के लिए, क्योंकि वो आपको बताता है कि हम लोग को अकाउंटिंग ऐसे करना चाहिए। तो इससे अकाउंटिंग प्रोफेशन लोगों को हेल्प होता है ना, कि हम लोगों को ऐसे अकाउंटिंग करने से अकाउंटिंग सही होगा, क्योंकि बड़े बड़े लोगों ने बना दिया। अकाउंटिंग प्रिंसिपल एक सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, रूल्स एंड रेगुलेशन हम अगर फॉलो करेंगे तो हम लोग का अकाउंटिंग ज़्यादा स्मूथ होगा। तो वही अकाउंटेंट्स लोगों को गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं अकाउंटिंग कैसे करना चाहिए। अभी हम डिस्कस करेंगे बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट, मतलब कि वो अकाउंटिंग कंसेप्ट जो बेसिक है, मतलब कि ये हम लोग को अकाउंटिंग करते वक्त हम लोग को मतलब अप्लाई करना है, जिससे हम लोग का अकाउंटिंग स्मूथ होगा। तो नंबर 1 है बिजनेस और अकाउंटिंग एंटिटी कंसेप्ट। इसको हम लोग सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि ऑनर ऑफ अ बिजनेस इज कंसिडर्ड सेपरेट फ्रॉम द बिजनेस ही ओन्स, अकाउंट शुड नॉट बी मिक्स। मतलब कि जो बिजनेस का ऑनर है और जो बिजनेस वो चला रहा है, दोनों अलग अलग है। हम लोगों को दोनों का अकाउंट्स मिक्स नहीं करना। मतलब जैसे कि हम लोग जब भी अकाउंटिंग करेंगे, हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करें, हम लोग खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करें। और जैसे हमने सामान खरीदा तो हम लोग को मानना है कि बिजनेस ने सामान खरीदा, हमने सामान बिक्री किया तो हमें मानना है कि बिजनेस ने सामान बिक्री किया। हमें ऐसा नहीं बोलना कि मैंने सामान बिक्री किया, ये नहीं। क्योंकि मतलब दोनों का, जैसे आपका हाउस होल्ड में भी अकाउंटिंग चलता है, जैसे घर पे इतना सामान आया तो इतना खर्चा लगा, हम लोग को वो अकाउंटिंग और बिजनेस का अकाउंटिंग मिक्स नहीं करना। दोनों का बुक्स ऑफ अकाउंट्स हम लोग को सेपरेट मेंटेन करना पड़ेगा और दोनों का अकाउंट हम लोग मिक्स नहीं कर सकते। हम लोग बिजनेस में जो भी अकाउंटिंग हो रहा है सब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हो रहा है। हम लोग अपना हाउस होल्ड का अकाउंट इसमें मिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि बिजनेस और प्रोप्राइटर मतलब जो बिजनेस का जो मालिक है दोनों अलग अलग है। और हम लोग जो भी अकाउंटिंग करेंगे हम लोग सब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। तो इसका एग्जांपल से आपका और क्लियर हो जाएगा। जैसे एग्जांपल है मनी प्रोवाइडेड बाय ओनर इनटू द बिजनेस, मतलब कि जो भी मनी ओनर बिजनेस में प्रोवाइड करता है तो उसको हम लोग कैपिटल बोलते हैं। तो जब भी कोई ओनर जब बिजनेस में कैपिटल जब अपना मनी इन्वेस्ट करेगा तो उसको तो कैपिटल बोलते हैं। तो बिजनेस में तो कैश इंक्रीज हो जाएगा, तो कैपिटल इंक्रीज होगा, तो कैपिटल इंक्रीज हो जाता है क्योंकि ऑनर ने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया, तो कैपिटल इंक्रीज हो गया बिजनेस का। और इससे बिजनेस लायबिलिटी भी इंक्रीज हो गया बिजनेस का, क्योंकि अभी बिजनेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो ऑनर ने जो इन्वेस्ट किया है अमाउंट बिजनेस में वो उसको रिटर्न बैक करे। क्योंकि बिजनेस का काम है ना कि ऑनर जो पैसा लगा रहा है बिजनेस में उसको पे बैक करे, तो वो लाइबिलिटी। मतलब इससे डिफरेंशिएशन यही है कि ऑनर और बिजनेस तो अलग अलग है। तो इससे हमको ये पता चलता है कि जो ऑनर ने जो पैसा बिजनेस में लगाया वो कैपिटल कहलाता है। मतलब इससे ये पता चलता है कि ऑनर और बिजनेस दोनों अलग अलग है। बिजनेस ऑनर को भी कोई
नॉर्मल इंसान ही मानता है, जैसे कि कोई क्रेडिटर को मानता है, कोई बैंकर को मानता है, वैसे ही ऑनर भी उसके लिए कोई अलग ही इंसान है जिससे बिजनेस का लेना देना होता है। मतलब जैसे कि मनी प्रोवाइडेड बाय ऑनर इनटू द बिजनेस, तो कैपिटल इंक्रीज हो गया, बिजनेस लायबिलिटी इंक्रीज हो गया। इससे पता चलता है कि बिजनेस जो है वो ऑनर को भी सेपरेट मानता है और उसका अकाउंट्स भी अलग से मेंटेन करता है। देखिए जैसे अब बिजनेस में क्या हुआ, ऑनर ने कितना पैसा लाया, ड्राइंग्स कितना हुआ, कितना पैसा लिया, तो इससे पता चलता है कि दोनों में डिफरेंशिएशन है और दोनों अलग अलग है और बिजनेस खाली अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ही अकाउंटिंग करता है। सेकेंड कंसेप्ट है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या होता है, मतलब इवेंट्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स मस्ट बी रिकॉर्डेड। मतलब वही इवेंट को हम लोग को रिकॉर्ड करना है जो कि मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस हो। मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस मतलब वही इवेंट को रिकॉर्ड करना है जिसको हम लोग मनी में कन्वर्ट कर सके। मतलब जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे बिजनेस ने रॉ मटेरियल्स खरीदा, तो रॉ मटेरियल्स ₹20,000 का खरीदा, मशीनरी ₹2 लाख का खरीदा, ये करेक्ट है क्योंकि इसको ये देखिए मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस है, मतलब मनी में एक्सप्रेस है, 20,000 2 लाख, तो मनी में एक्सप्रेस हुआ, तो हम लोग को जो भी चीज़ मनी में एक्सप्रेस हुआ वही रिकॉर्ड करना है। ऐसे नहीं रॉ मटेरियल्स तो जैसे 500 kg लिया, मशीनरी हम लोग ने 5 लिया, तो हम लोग को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम लोग ऐसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे कि रॉ मटेरियल्स 500 kg लिया, मशीनरी 5 लिया, चेयर हमने इतना परचेज किया। हम लोग को जो ये नहीं लिखना, हम लोग को उसको मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे 500 kg का टोटल कितना खर्चा लगा, ₹20,000, तो हमको ₹20,000 लिखना है। 5 मशीनरी का 2 लाख रुपया खर्चा हुआ, तो हम लोग लिखना है मशीनरी 2 लाख। मतलब हम लोग को सब चीज़ मनी में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि अकाउंटिंग जो होता है वो खाली मनी की लैंग्वेज समझता है, तो हम लोग को सब चीज़ मनी में कन्वर्ट करना पड़ेगा और वही इवेंट को रिकॉर्ड करना है जो कि मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस कर सके। नॉन मॉनेटरी इवेंट्स को हम लोग को रिकॉर्ड नहीं करना। बस ये कंसेप्ट का मीनिंग इतना ही है। थर्ड इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो कि अभी हम लोग डिस्कस करेंगे उसका नाम है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट मतलब क्या होता है कि बिजनेस विल बी, इट इज एज्यूम्ड दैट बिजनेस विल बी कैरिड आउट इन द इयर्स टू कम, इट विल नॉट बी लिक्विडेटेड और क्लोज डाउन। मतलब अकाउंटिंग ऐसे किया जाता है कि मतलब कि हम लोग कभी एज्यूम नहीं करते कि हम लोग का बिजनेस नियर बाई फ्यूचर में क्लोज हो जाएगा। हम लोग हमेशा ये एज्यूम करते कि हम लोग का बिजनेस बहुत लॉन्ग पीरियड तक चलेगा। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग का बिजनेस कभी एंड नहीं होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता, बिजनेस कभी एंड हो जाता है ऐसा नहीं, लेकिन हम लोग अकाउंटिंग उस हिसाब से करते हैं कि हम लोग का बिजनेस इन नियर फ्यूचर क्लोज डाउन नहीं होगा और वो आगे चलता रहेगा। अब इसका एग्जांपल से और क्लियर हो जाएगा आपको। जैसे जब भी हम लोग एसेट्स वैल्यू करते हैं, एसेट्स आर वैल्यूड एट कॉस्ट एंड नॉट एट द मार्केट वैल्यू। एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर कैरीड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। मतलब जब भी हम लोग इस ईयर में जब हम लोग बैलेंस शीट में एसेट्स एंड लाइबिलिटीज रिप्रेजेंट करते हैं, हम लोग हमेशा कॉस्ट प्राइस में रिप्रेजेंट करते हैं। हम लोग कभी भी मार्केट प्राइस में रिप्रेजेंट नहीं करते, मतलब बेचने वाले प्राइस में रिप्रेजेंट नहीं करते, क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि हम लोग जो हम लोग का एसेट्स होगा हम लोग उस एसेट्स को बिक्री नहीं करेंगे, हम लोग उल्टा उसको नेक्स्ट ईयर में फॉरवर्ड करेंगे, क्योंकि हम लोग का बिजनेस तो क्लोज डाउन होगा नहीं, तो ये एसेट्स तो नेक्स्ट ईयर में भी काम आएगा, तो हम लोग उसको नेक्स्ट ईयर में कैरीड फॉरवर्ड करते हैं। हम लोग अगर हम लोग सोचते हैं कि हम लोग इसको बिक्री करना है, तो हम लोग उस ईयर में हम लोग मार्केट प्राइस में उसको रिप्रेजेंट करते हैं ना, बेचने वाले प्राइस में, लेकिन हम लोग ने उसको बेचने वाले प्राइस में नहीं किया, क्योंकि बिजनेस यही एज्यूम करता है कि इन नियर बाई फ्यूचर क्लोज डाउन नहीं होगा और वो बहुत आगे चलता रहेगा। इसलिए जब भी हम लोग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज जब हम लोग इस ईयर का बनाते हैं, जैसे एसेट्स हम लोग का पकड़ लीजिए 3 लाख निकला, हम लोग जो बिल्डिंग 20,000 निकला, तो हम नेक्स्ट ईयर में भी बिल्डिंग को हम लोग ट्रांसफर करते हैं नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, कि बिल्डिंग तो रहेगा, हम लोग तो उसको बिक्री नहीं करेंगे, तो वही एजम्पशन में अकाउंटिंग किया जाता है। नेक्स्ट कंसेप्ट है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। तो ये कंसेप्ट क्या होता है, मतलब लाइफ ऑफ अ बिजनेस इज डिवाइडेड इनटू पीरियड फॉर स्टडिंग द रिजल्ट्स शोन बाय द बिजनेस आफ्टर ईच पीरियड। मतलब बिजनेस का तो बहुत लॉन्ग लाइफ रहता है, अगर हम लोग पूरा उसका मतलब लाइफ खत्म होने के बाद हम लोग अगर प्रेजेंट करेंगे कि इतना प्रॉफिट हुआ इतना लॉस हुआ, तो होगा नहीं ना। तो हम लोग देखने के लिए कि हम लोग का बिजनेस प्रॉस्पर हो रहा है, हम लोग का बिजनेस कैसा चल रहा है, ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो हम लोग एक डेफिनेट पीरियड के बाद हम लोग एनालाइज करते हैं कि हम लोग का बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है, हम लोग के बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या नुकसान हो रहा है, हम लोग का एसेट्स का पोजीशन क्या है, लाइबिलिटीज का पोजीशन क्या है। तो हम लोग अकाउंटिंग पीरियड
कंसेप्ट के बेस्ड में करते हैं कि इस साल का अंदर मतलब फाइनेंशियल ईयर ऐसे 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है, मतलब इस पीरियड के बीच में हम लोग का बिजनेस ने कितना प्रॉफिट किया, हम लोग का एसेट्स का पोजीशन क्या, लाइबिलिटीज का पोजीशन क्या है। जैसे एग्जांपल है जैसे प्रॉफिट और लॉस, पोजीशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर कंप्यूटेड आफ्टर ईच सेगमेंट और पीरियड। ईच सेगमेंट और पीरियड मतलब फाइनेंशियल ईयर मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च का बीच में जो भी हम लोग का बिजनेस ने कितना प्रॉफिट किया, कितना नुकसान किया, वो हम लोग का एसेट्स का पोजीशन किया, हम लोग का लाइबिलिटीज का पोजीशन किया, हम लोग का बिजनेस का संपत्ति किया, हम लोग बिजनेस को कितना देना है, वो हम लोग को कैसे पता चलेगा। हम लोग तो ये तो बहुत 3 साल बाद 5 साल बाद भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग हर ईयर बात करते हैं या हर शॉर्ट पीरियड बात करते हैं। क्यों? हम लोग जानने के लिए कि हम लोग का बिजनेस कैसा हो रहा है, हम लोग का बिजनेस में क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तो वो हम लोग को कैसे पता चलता है। हम लोग जब डेफिनेट पीरियड की बात करें वही हम लोग का अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट हम लोग का मदद। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कॉस्ट कंसेप्ट। तो कॉस्ट कंसेप्ट क्या होता है, मतलब कॉस्ट कंसेप्ट के हिसाब से एसेट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स एट द प्राइस पेड टू एक्वायर इट, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स शैल बी मेड एट कॉस्ट। मतलब हम लोग को कॉस्ट कंसेप्ट ये बताता है कि हम लोग जब भी एसेट रिकॉर्ड करेंगे तो हम लोग को उसको कॉस्ट प्राइस में रिकॉर्ड करना है। कॉस्ट प्राइस मतलब कि वो प्राइस जिसमें हम लोग ने एक्वायर किया, जैसे हमने मशीनरी खरीदा तो मशीनरी का दाम था ₹50,000, तो हम लोग को लिखना है कि हम लोग को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ये लिखना है कि हम लोग को मशीनरी खरीदने में कितना रुपया लगा। जैसे ₹50,000 लगा तो हम लोग लिखेंगे मशीनरी ₹50,000। हम लोग को कॉस्ट प्राइस में लिखना है, मतलब वो प्राइस में लिखना है जिसमें हमने एक्वायर किया, मतलब हम लोग को खर्चा लगा, हम लोग का जितना अमाउंट हम लोग के बिजनेस से गया वो चीज़ खरीदने के लिए हम लोग को उसमें लिखना है। क्योंकि हम लोग को मनी, क्योंकि इन्फ्लेशन डिफ्लेशन होता रहता है, हम लोग को जो चेंजेस इन मनी पावर होता है वो हम लोग को वो कंसिडर नहीं करना। हम लोग को खाली यही कंसिडर करना है कि हम लोग का कितना खर्चा लगा वो एसेट को एक्वायर करने में। तो हम कॉस्ट कंसेप्ट यही बताता है कि हम लोग को वही अमाउंट रिकॉर्ड करना है जो हम लोग का एक्चुअल कॉस्ट लगा हम लोग को एसेट्स परचेज करने में। एग्जांपल परचेज ऑफ गुड्स और एसेट एट ₹20,000, मतलब हम लोग को वही खाली परचेज प्राइस में हम लोग को अपना अकाउंटिंग करना है। अब हम जो भी अकाउंटिंग करते हैं ना वो डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट के बेसिस पे होता है। डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट मतलब क्या होता है, देयर आर डुअल और 2 एस्पेक्ट्स व्हिच आर अफेक्टेड बाय ईच ट्रांजैक्शन। मतलब हम लोग जब भी ट्रांजैक्शन करते हैं वो हमेशा उसका 2 एस्पेक्ट हमेशा अफेक्टेड होता है। 2 एस्पेक्ट अफेक्टेड मतलब क्या होता है, जैसे बिजनेस का एक साइड हो गया लाइबिलिटी, एक साइड हो गया एसेट्स, जो कि हमको आगे मिलेगा। बैलेंस शीट होता है ना, बैलेंस शीट में एक साइड हमेशा एसेट्स का, ये लेफ्ट हैंड साइड लाइबिलिटीज का होता है और राइट हैंड साइड एसेट्स का होता है। लाइबिलिटीज मतलब बिजनेस का जो उधारी जो बिजनेस को लौटाना है, एसेट्स मतलब बिजनेस का संपत्ति जो बिजनेस का पावर। तो ये कंसेप्ट के हिसाब से क्या होता है, जो कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स होता है। मतलब जो कैपिटल मतलब जो अमाउंट ऑनर अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता है उसको कैपिटल बोलते हैं। लाइबिलिटी मतलब जो उधारी जो बिजनेस को देना है थर्ड पार्टी को या ऑनर को, और एसेट्स मतलब हो गया कि जो बिजनेस का संपत्ति है। तो ये कंसेप्ट बताते हैं कि कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स। मतलब कि अगर हम लोग कोई भी ट्रांजेक्शन करें, देख पकड़ लीजिए कैपिटल 20,000 था, मतलब एक ऑनर ने अपने बिजनेस में ₹20,000 इन्वेस्ट किया तो कैपिटल 20,000 हो गया, और उसने बैंक लोन मतलब बैंक से लोन लिया तो उसका लाइबिलिटी है ना अभी लोन पे बैक करने का, तो इसके लिए तो ये लाइबिलिटी हो गया, तो बैंक लोन 30,000 हो गया। तो कंसेप्ट ये बताता है कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स होता है। मतलब कैपिटल 20,000 प्लस बैंक लोन 30,000 तो टोटल 50,000 हो गया, इज इक्वल टू कैश 50,000। क्योंकि बिजनेस में कैपिटल आया तो कैश आ गया, बैंक से हमने लोन लिया तो ना कैश बढ़ गया। एक तो कैपिटल से भी बिजनेस में कैश आ गया और बैंक लोन से भी कैश आ गया, तो हमारा टोटल कैश 50,000 हो गया। क्योंकि कैपिटल का भी 20,000 और बैंक लोन का भी 30,000। क्योंकि ऑनर पता था ना प्रोप्राइटर और जो बिजनेस है वो सेपरेट है अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग एंटिटी और सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट, तो वही यहाँ पे भी अप्लाई होता है। कैपिटल जो बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाता है उसको जो ऑनर इन्वेस्ट करता है उसको कैपिटल बोलते हैं। तो वही जैसे कि 20,000 और बैंक लोन 30,000, तो ये दोनों को मिक्स करके 50,000 होता है। क्योंकि बिजनेस में कैश आ गया 20,000 कैपिटल का कैश और बैंक लोन 30,000 हो गया इसका। नेक्स्ट कंसेप्ट है रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट। ये कंसेप्ट थोड़ा ध्यान से समझेगा क्योंकि थोड़ा सा क्रिटिकल है, तो समझना पड़ता है। तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट मतलब रिकॉग्निशन मतलब हम लोग रेवेन्यू को कब रिकॉग्नाइज करें, जब हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम लोग रिकॉर्ड करें कि हाँ ये रेवेन्यू है, वो हम लोग को कैसे पता चलेगा। तो इसका 2 स्टेजेस होता है। नंबर 1 स्टेज है कि हम लोग को कैसे पता चले कि ये जो आइटम है ये रेवेन्यू है कि नहीं।
तो जो रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट क्या बताता है, इट हेल्प्स इन एसर्टेनिंग अमाउंट एंड टाइम ऑफ रिकॉग्नाइजिंग द रेवेन्यू फ्रॉम द ऑर्डिनरी बिजनेस एक्टिविटीज। ऑर्डिनरी बिजनेस एक्टिविटीज मतलब सेलिंग द प्रोडक्ट, ये सब तो ऑर्डिनरी बिजनेस एक्टिविटीज हो गया कि ये तो रेगुलरली चलता रहता है, तो वही बता रहा है। तो इसमें फर्स्ट स्टेज होता है कि हम लोग को कैसे पता चले कि जो रेवेन्यू है ये आइटम रेवेन्यू कैसे है। तो वो हम लोग को कैसे पता चलेगा कि वही आइटम हम लोग रेवेन्यू में रिकॉग्नाइज करेंगे जो हम लोग डेली ऑपरेशन से कमाते। डेली ऑपरेशंस मतलब जो डेली एक्टिविटी से कमाते, जैसे सेल ऑफ प्रोडक्ट, सेल ऑफ सर्विस। हम लोग जब भी किसी को सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो जो हम लोग अमाउंट रिसीव करेंगे वो हम लोग के लिए रेवेन्यू होगा। हम लोग का जैसे पकड़ लीजिए गारमेंट्स का बिजनेस है, तो हम लोग जो भी क्लोथ्स बिक्री करके जो हम लोग पैसा कमाएंगे वो हम लोग के लिए रेवेन्यू होगा। तो हम लोग को वही आइटम हम लोग को रेवेन्यू बताना है जो कि हम लोग ऑर्डिनरी बिजनेस एक्टिविटीज में या बिजनेस का जो रेगुलर काम है वो उससे जब पैसा कमाता है तो उसको हम लोग रेवेन्यू बोलते हैं। तो फर्स्ट स्टेज तो ये था कि हम लोग को कैसे पता चले कि वो रेवेन्यू है, तो हम लोग को पता चल गया जब वो ऑर्डिनरी बिजनेस एक्टिविटी से कमाए। सेकेंड स्टेज है टाइम, एट विच टाइम वी शुड रिकॉग्नाइज द रेवेन्यू। तो टाइम कब होगा, एट द पॉइंट ऑफ सेल, मतलब जब भी सेल होगा ना तभी हम लोग रेवेन्यू हम लोग उसको रिकॉग्नाइज करके। अभी पॉइंट ऑफ सेल मतलब क्या हो गया, पॉइंट ऑफ सेल मतलब हो गया टाइटल जब सेलर से बायर के पास आता है। टाइटल मतलब जैसे कि ये गुड्स आपके सेलर के पास है, तो अभी तो इसका टाइटल तो सेलर के पास है, मतलब ये सेलर का गुड्स हुआ। जब हम लोग उसको बिक्री कर देंगे तो अभी वो जो गुड्स है वो तो अभी बायर के पास चला गया, तो टाइटल ऑफ गुड्स भी शिफ्ट हो गया ना। अभी तो इसका असली हकदार तो बायर है क्योंकि उसने पैसा अभी इमीडिएटली दे दिया होगा, वरना वो बाद में देगा। वो मतलब हम लोग के लिए डेटर हो गया, वो हम लोग को बाद में देगा। तो इससे ये पता चलता है कि हम लोग को रेवेन्यू तभी रिकॉग्नाइज करना है एट द पॉइंट ऑफ सेल, मतलब जब टाइटल जब पास हो जाए सेलर टू बायर तब हम लोग रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। मतलब जो उसका जो टाइटल सेलर के पास है वो जब हम लोग बिक्री करने के बाद वो जब बायर के पास चला जाए तब हम लोग उसको रेवेन्यू उसको हम लोग रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो बायर का रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया कि वो हम लोग को पेमेंट करे। वो पेमेंट हम लोग को इमीडिएट भी कर सकता है या हम लोग को पेमेंट बाद में भी कर सकता है। तो इसका दो ही स्टेज है, एक तो हम लोग को अमाउंट तब रिकॉग्नाइज करना है जो नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, जैसे कि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज एज रेवेन्यू। ये क्यों नहीं हो सकता रिकॉग्नाइज एज रेवेन्यू, क्योंकि बिजनेस का प्राइमरी एम फिक्स्ड एसेट सेल करने का कभी नहीं होता। उसका हमेशा एम होता है कि फिक्स्ड एसेट्स लॉन्ग यूज में इस्तेमाल हो और वो बिजनेस को बहुत लॉन्ग समय तक बेनिफिट दे। तो कभी भी कोई बिजनेस नहीं चाहेगा कि उसका फिक्स्ड एसेट्स सेल हो। तो ये तो बिजनेस का प्राइमरी एक्टिविटी नहीं हुआ ना कि एसेट्स को सेल करना, उसका प्राइमरी एक्टिविटी होगी उसका गुड्स एंड प्रोडक्ट्स को सेल करना, तो हम लोग इसको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। तो हम लोग ने अभी तक 7 कंसेप्ट टोटल डिस्कस किया है जो अकाउंटिंग एंटिटी कंसेप्ट से शुरू होकर रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट तक हुआ। इसके आगे भी बहुत सारे कंसेप्ट हैं जो हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो इस क्लास में या इस टॉपिक में हम लोग ने ये डिस्कस किया कि हम लोग अकाउंटिंग प्रिंसिपल मतलब क्या होता है, हम लोग अकाउंटिंग प्रिंसिपल मतलब कौन गाइड्स होता है जो अकाउंटिंग प्रोफेशन को हेल्प करता है अकाउंटिंग करने में। हम लोग ने डिस्कस किया कि हम लोग को ये सब कंसेप्ट्स अप्लाई करना पड़ता है हम लोग को अकाउंटिंग प्रोफेशन में, जिससे हम लोग का अकाउंटिंग बहुत स्मूथ होता है, परफेक्ट होता है। और बहुत तरीके के कॉन्सेप्ट है जैसे अकाउंटिंग एंटिटी कंसेप्ट, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न, कॉस्ट कंसेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, डुअल एस्पेक्ट, और लास्ट में हमने रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट पढ़ा। और आगे भी मैचिंग कंसेप्ट, कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट, बहुत सारे कंसेप्ट है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे हम, अकाउंटिंग कन्वेंशंस के बारे में पढ़ेंगे जो और थोड़ा हाई लेवल का है और जो बहुत ज़्यादा परफेक्ट करता है और अकाउंटिंग को बहुत बनाता है, वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग ने इसमें ये डिस्कस किया, हम लोग आपको बस थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग दे दिया कि किस बेस पे या किस चीज़ को हम लोग बेस मान के हम लोग अपना अकाउंटिंग स्मूथ करने की कोशिश करते हैं। तो ये सब जो कंसेप्ट मैंने बताया, आप जब अकाउंटिंग करिए तो आपको ये सब चीज़ ध्यान में रख के ही अकाउंटिंग करना है, तभी आपका अकाउंटिंग मोर परफेक्ट वे में होगा। तो आज के लिए इतना ही। मैं आपको इस पार्ट में अभी तक इतना ही पढ़ाया। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आगे की चीज़ डिस्कस करेंगे। थैंक यू।